जय हिंद। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अर्थात न सिर्फ चंद्रयान 3 बल्कि भारत के जितने भी मून मिशन हैं, यानी कि चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के बारे में ही पूरी जानकारियों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो साथियों, मेरा नाम है वीर। आइए चीजों को समझते हैं। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं चंद्रयान का, यानी कि जो इंडिया का चंद्र मिशन है, चंद्रयान मिशन है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में साथियों? चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, तो चंद्रयान फर्स्ट जो है साथियों 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च किया जाता है। और यह जो चंद्रयान फर्स्ट था, यह एक तरह से भारत का इम्पैक्ट मिशन था बच्चों। कैसा था? इम्पैक्ट मिशन था। अभी इम्पैक्ट मिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में चल करके जानते हैं। तो क्या होता है इम्पैक्ट मिशन, इसके बारे में समझते हैं। तो साथियों, जो इम्पैक्ट मिशन होता है, इसके तहत जो स्पेस क्राफ्ट होता है, यह चांद के चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। कैसा? क्रैश लैंडिंग। यहां पर हमने दो चित्र लगाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं और आप अच्छे से समझ पाएं। ये चांद है और चांद के चारों तरफ ये स्पेस क्राफ्ट क्या है? घूम रहा है। ये है स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। ये चांद के चारों तरफ घूम रहा है। इस स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा अलग होकर, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आकर के लगभग चांद के सतह के नजदीक आया है। और दूसरे वाले चित्र में हमने दिखाया है कि चांद पर क्या कर गया है? क्रैश लैंडिंग कर गया है। क्या कर गया है? क्रैश लैंडिंग। साथियों, ये जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन था, इसका उद्देश्य ही था कि हम इसको चांद पर क्रैश लैंडिंग कराएंगे। क्रैश लैंडिंग कराने का कारण क्या था, आइए जानते हैं। क्रैश लैंडिंग इसलिए कराया जाता है, या फिर इसलिए कराया गया था क्योंकि क्रैश लैंडिंग तक स्पेस क्राफ्ट का अलग हुआ हिस्सा जैसे जैसे चांद के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इंस्ट्रूमेंट का मतलब पेलोड होता है, इंस्ट्रूमेंट की मदद से रीडिंग लेता रहता है, फिर ली जा सकती है। यानी ऐसे समझिए, जब ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट या पेलोड, जब यह स्पेस क्राफ्ट से अलग होता है और चांद की सतह तक जैसे जैसे जाता रहता है, वैसे वैसे रीडिंग लेता रहता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, रीडिंग लेता रहता है ना। तो जब रीडिंग लेता रहता है, तो कितने समय पर रीडिंग लेता है, क्या करता है, ये जो स्पेस क्राफ्ट से अलग हुआ है हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि जो हिस्सा स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है, क्या करता है? चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है, वह क्या कहलाता है? मून इंपैक्ट प्रोब कहलाता है। साथियों, क्या कहलाता है? मून इंपैक्ट प्रोब कहलाता है। यानी पिछले वाले स्लाइड में हमने जो दिखाया था आपको कि जो स्पेस क्राफ्ट चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो अलग होकर चांद पर गिरता है, उसको क्या कहते हैं? मून इंपैक्ट प्रोब कहते हैं, ठीक है। अब यह जो मून इंपैक्ट प्रोब है, अगर हम बात करें कि चंद्रयान 1 में जो मून इंपैक्ट प्रोब लगा था, उसका नाम क्या था साथियों? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशंस एक्सप्लोरर, ठीक है। ये चंद्रयान फर्स्ट में लगे हुए मून इंपैक्ट प्रोब का नाम था, ठीक है। तो साथियों, जो मून इंपैक्ट प्रोब में देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, या फिर लगा था, जो प्रत्येक 4 सेकंड पे क्या कर रहा था? रीडिंग ले रहा था। यानी जो चंद्रयान 1 मिशन है, इसका जो इंपैक्ट प्रोब था, यह क्या कर रहा था? प्रत्येक 4 सेकंड में क्या करता था? रीडिंग लेता था। जैसे कि हमने बताया कि जब स्पेस क्राफ्ट से मून इंपैक्ट प्रोब अलग होता है, जैसे जैसे चंद्रमा के निकट जाता है, यानी चांद की सतह के निकट जाता है, वैसे वैसे क्या करता है? वह रीडिंग लेता है। और जब रीडिंग ले रहा होता है, यानी जो चंद्रयान फर्स्ट था, जब रीडिंग ले रहा था, तो कितने समय के अंतराल पर ले रहा था? 4 सेकंड के अंतराल पर रीडिंग को ले रहा था, ठीक है। देखिए, ये जो 4 सेकंड के अंतराल पर रीडिंग ले रहा था, ठीक है, इसी के द्वारा, देखिए मैंने यहाँ पे चित्र भी लगाया हुआ है, इसी के द्वारा चांद पर पानी के साक्ष्य का पता लगाया गया था, ठीक है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए,
ये जो चंद्रयान 1 था उसका क्या है, एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चंद्रमा का मून इंपैक्ट प्रोब, यानी कि चंद्रयान 1 का क्या, ये मून इंपैक्ट प्रोब है। यही हिस्सा चांद पर क्या किया था, क्रैश लैंडिंग किया था, चंद्रयान 1 मिशन का हिस्सा था ये, ठीक है जी हाँ। अब ये जो चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब था, इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, यानी कि इसी पेलोड की मदद से पता चला था कि चांद पर क्या है, पानी है साथियों, क्या है, पानी है। अब जब पता लग गया कि चांद पर पानी है, उसके बाद से ही अलग अलग दुनिया के अलग अलग देश चांद पर अपने मिशन भेजना चालू करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पानी का पता लगाया गया था, कहां लगाया गया था, इसकी मदद से साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लगाया गया था, ठीक है। कहां पे, दक्षिणी ध्रुव पर, है ना जी हाँ। और चंद्रयान 1 पर, ये जो चंद्रयान 1 का आर्बिटर था, इस आर्बिटर में नासा के द्वारा भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था, जिसका नाम था क्या, मून माइनरोलॉजी मैपर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, M3, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, M3 कहते हैं। यानी जो नासा के द्वारा मून माइनरोलॉजी मैपर लगा हुआ था, इसकी मदद से या फिर इसके कन्फर्मेशन के बाद यह कन्फर्म हो गया कि चांद पर पानी मौजूद है, या फिर चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो साथियों, चंद्रयान 1 का जो मून इंपैक्ट प्रोब था, यह जहां पर जाके गिरा था, यानी जहां पर क्रैश लैंडिंग किया था, उसे क्या कहते हैं, सैकल्टन क्रेटर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, सैकल्टन क्रेटर कहते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए हमने जगह जगह पर चित्र का प्रयोग किया हुआ है। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये चांद का यह सतह है, यहां पर लिखा हुआ है सैकल्टन क्रेटर, ठीक है। यानी जहां पर हमारे चंद्रयान का मून इंपैक्ट प्रोब गिरा हुआ था, ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है, सैकल्टन क्रेटर। क्रेटर का मतलब चांद पर गड्ढे, ठीक है ना, गड्ढे, ठीक है। तो सैकल्टन क्रेटर पे जाके गिरा था। यहां पर देखिए साउथ पोल लिखा हुआ है, यानी कहां, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, ठीक है। चंद्रयान 1 के बारे में हमने ये जाना कि जो चंद्रयान 1 है साथियों, यह एक इंपैक्ट मिशन था। क्या होता है इंपैक्ट मिशन, यह चंद्रमा के चारों ओर घूमता रहता है और इसका एक हिस्सा अलग होकर के चांद पर क्या करता है, क्रैश लैंडिंग करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मून इंपैक्ट प्रोब कहते हैं। और जो चांद हमारा चंद्रयान मिशन 1 था, इसी के द्वारा पानी का पता लगाया गया था, और इसका कंफर्मेशन किसने दिया था, नासा द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में, जिसको हम लोग M3 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यह कंफर्म हो गया कि चांद की सतह पर पानी है, ठीक है। ये रहा था चांद 1 का, यानी चंद्रयान 1 मिशन का लक्ष्य। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में। क्या है चंद्रयान 2 साथियों, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया जाता है। कब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया जाता है, यह भारत का एक रोवर मिशन था, ठीक है। अब यह जो रोवर होता है, यह चंद्रयान 2 के लैंडर के अंदर था, ठीक है। अभी मैं आगे चित्र के माध्यम दिखाऊंगा। जो लैंडर होता है, अभी आपने उस दिन देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 जब लैंड करता है, जो नीचे चांद की सतह पर आता है, रुकता है, वही क्या होता है, लैंडर होता है, ठीक। उसी लैंडर के अंदर रोवर होता है ना। तो यानी जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, यानी कि जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 भी एक कैसा मिशन है, यह भी एक रोवर मिशन था। कैसा रोवर मिशन था, जो रोवर था वह किसके अंदर था, चंद्रयान 3 के, यानी कि बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह ही क्या था, चंद्रयान 3 था, ठीक है। अब चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, उसका नाम क्या था साथियों, विक्रम था। क्या था, विक्रम था। और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं भी हैं, तो इसको अच्छे से नोट करते हुए चल चलिएगा आप लोग, है ना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था साथियों। अब देखिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च तो सफलतापूर्वक किया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 क्या करता है, क्रैश लैंडिंग कर जाता है। क्या करता है, क्रैश लैंडिंग। चूंकि साथियों यह एक इंपैक्ट मिशन नहीं था, यह एक इंपैक्ट मिशन नहीं था, यह एक रोवर मिशन था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। क्या, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। लेकिन यह कर कैसा जाता है लैंडिंग, यह क्रैश लैंडिंग करता है साथियों। अब जब क्रैश लैंडिंग करता है, तो उसी के साथ हमारे भारत का सपना वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन क्रैश लैंडिंग तो कर गया, इसमें भी देखिए यहाँ पर चंद्रयान 2 का हमने
चित्र भी लगाया हुआ है। जब चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग करता है तो क्रैश लैंडिंग कैसे करता है साथियों, यानी कि जब लैंडर विक्रम चांद की सतह से 2 किलोमीटर पहले ही होता है, तब क्या कर जाता है, रास्ता भटक जाता है। देखिए दुर्भाग्य ही कह सकते हैं इसको कि 2 किलोमीटर पहले यानी चांद पर लैंड कर रहा होता है, उसके ठीक 2 किलोमीटर क्या करता है, रास्ता भटक जाता है। साथियों यहाँ पर मैंने मैप में दिखाया हुआ है, यहाँ देखिए डाउन रेंज है, यानी 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6, 4, 2 इस प्रकार से है। यानी जब 2 किलोमीटर और शेष रह जाता है तो यहीं पर चंद्रयान 2 क्या करता है, अपना रास्ता भटक जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो रेड वाला पॉइंट है, यहाँ पे भटका हुआ रास्ता को दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर चंद्रयान 2 का जो लैंडर है, जिसको विक्रम हम लोग कहते हैं, वो अपना रास्ता भटक जाता है। ठीक है, अच्छा अब भटक जाता है, भटका तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था कि भाई भटका है, हो सकता है कि कनेक्शन फिर से मिल जाए, कनेक्शन तब तक था, हो सकता है कि सही से लैंडिंग करे। लेकिन जब लैंडर विक्रम यानी कि जो लैंडर विक्रम था वह चांद की सतह से जब ठीक 365 मीटर ऊपर ही था, कितना, केवल 335 मीटर ऊपर, कितना, 335 मीटर ऊपर था, तभी इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाता है। साथियों जब संपर्क टूट जाता है उसके साथ ही साथ वैज्ञानिकों के मन में भय पैदा हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो रेड वाली लाइन है, जहाँ अभी मैं येलो कलर का लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है तो रास्ता भटक जाता है लैंडर। लेकिन जैसे ही 300 केवल 335 मीटर दूर रह जाता है चांद पर लैंड करने से, तभी इसरो का कनेक्शन भी, संपर्क भी टूट जाता है लैंडर विक्रम से। अब यहाँ पर जब लैंडर विक्रम से कनेक्शन टूट जाता है साथियों, तो उसके बाद पता नहीं चलता है कि चंद्रयान 2 का जो विक्रम था यानी जो लैंडर था वो किस प्रकार से लैंड करता है, सॉफ्ट लैंड किया था या फिर क्रैश लैंडिंग किया था। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि आपको हमने बताया कि 6 सितंबर 2019 को क्रैश लैंडिंग कर जाता है, ये हमने आपको बताया। ठीक है, यानी कि उसी दिन इसरो का संपर्क टूट गया था। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि जो लैंडर विक्रम है वह सॉफ्ट लैंडिंग किया होगा। इसी के चक्कर में लगभग सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीत जाते हैं, यानी सितंबर भी बीता, अक्टूबर भी बीता, नवंबर भी बीता, दिसंबर भी बीत जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर देखिए चंद्रयान 2 के बारे में बहुत सारी चीज़ों को दिया गया था। ठीक, अंतिम में कह दिया जाता है कि वी हैव फाउंड द लोकेशन ऑफ लैंडर विक्रम ऑन लूनार सरफेस, यानी चांद की सतह पर, एंड आर्बिटर हैज क्लिक्ड अ थर्मल इमेज ऑफ लैंडर। ठीक है, K7 सेड, यानी कि जो चंद्रयान 2 का आर्बिटर था, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर है अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए चंद्रयान 3 में आर्बिटर नहीं भेजा गया। तो जो चंद्रयान 2 का आर्बिटर था वह चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम था उसका एक थर्मल इमेज खींचता है, फोटो खींचता है, चित्र खींचता है और इसरो के पास भेजता है। ये किसका कहना था, K7 का कहना था। अब ये K7 कौन है, उस समय इसरो के चीफ थे। कौन थे, इसरो के चीफ थे, कौन, K7। अभी वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ है। ठीक है साथियों, जी हाँ। अब यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि क्या है, चंद्रयान 2 जो है क्रैश लैंडिंग कर गया है। अच्छा, कब कहते हैं, जब दबाव काफ़ी बढ़ जाता, चूंकि सितंबर में 6 सितंबर को कनेक्शन टूटा था, सितंबर बीता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना बीत गया। न्यूज़ वाले इसका अनाप शनाप चीज़ों को बता रहे थे, उनको खुद ही नहीं पता था। तो जब ज़्यादा दबाव बढ़ने लग गया तो 1 जनवरी 2020 को इसरो चीफ यानी कि K7 ने सामने आकर एकदम स्पष्ट किया कि लैंडर विक्रम गिर करके क्या हो गया है, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, इसरो चीफ K7 है ना, आफ्टर द क्रैश ऑफ द विक्रम लैंडर एज पार्ट ऑफ द मिशन चंद्रयान 2, PM मोदी हैज हिंटेड इन हिज स्पीच दैट इंडिया विल कीप ऑन ट्राइंग अंटिल इट। अर्थात ये जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था ये असफल हो गया है, लेकिन PM मोदी ने हिंट किया कि जब तक हम इसको पा नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ देख रहे हैं ना, हिंटेड इन हिज स्पीच, यानी अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया जब तक इसको पा नहीं लेगा तब तक रुकेगा नहीं। ठीक है, तो साथियों अब पाने की बारी आ जाती है। तो आपको पता है कि
अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और हमारा चंद्रयान 3 क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। तो उससे पहले कुछ अन्य जानकारियों को जान लेते हैं जो चंद्रयान 2 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चंद्रयान 2 था, इसका जो लैंडिंग के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया था कि इस क्षेत्र में उतरेगा, तो वह क्षेत्र कितना था, 500 बाई 500 का क्षेत्र निर्धारित था। समझ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई कितना था, 500 बाई 500 का था। जो चंद्रयान 2 है, यह कहाँ उतरना था, इसको चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था साथियों। और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, जैसा कि हमने बताया कि यह अभी भी काम कर रहा है, इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रयान 2। और जब के-सिवन कहते हैं कि लैंडर विक्रम गिर करके पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, उसी समय सन 2019 में ही भारत का जो चांद पर जाने का मिशन था, सपना था, वहीं पर उसी के साथ चकनाचूर हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि इंसान को हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। तो बस वही काम था हमारे इसरो का। इसरो हारा नहीं था, बस थोड़ी सी इसरो पर कुछ परेशानियां आ गई थी, कनेक्शन टूट गया था, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हो पाया था, या फिर चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के बारे में हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2003 को, 2000 यहाँ पे 23 रहेगा। ठीक है साथियों, 2023 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कब? दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है साथियों। इंडिया सेलिब्रेट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, यहाँ पे चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग दिखाया जा रहा है, आपको चित्र के माध्यम से हमने लगाया हुआ है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, जी हाँ साथियों, तो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कब हो जाता है? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, जी हाँ, जब लॉन्च होता है साथियों, लॉन्च तो होने को हो गया, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कब करता है? तो साथियों आखिरकार 23 अगस्त की शाम 6:04 चंद्रयान 3 क्या करता है? सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है साथियों। कैसा? एकदम सॉफ्ट लैंडिंग जैसा इंडिया करना चाहता था और भारत ने कर दिखाया। तो जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है भारत का चंद्रयान 3, उसी के साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा? दुनिया का पहला देश बन गया साथियों। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, भी कैसे? सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, है ना। अगर हम बात करेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में भारत से आगे कौन कौन से देश हैं, तो साथियों रूस, अमेरिका और चीन, ये 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। कहाँ? चांद पर। क्या करवाया है? सॉफ्ट लैंडिंग। वो कौन कौन से हैं? ये है रूस, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। ये है अमेरिका, ठीक है, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं। देखिए, इसको यूएसएसआर कहते हैं, पहले यूएसएसआर कहते थे, हालांकि इसका विघटन हो गया 1990 के दौरान शीत युद्ध के, वही जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, या फिर कह लीजिए कि 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही यूएसएसआर का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। उसके बाद यूएसए, अमेरिका, उसके बाद चाइना, ये 3 ही देश हैं, ये 3 ही ऐसे देश हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक करवाए हुए हैं। बाकी अभी आपका चौथा हमारा प्यारा भारत कौन बना है? हमारा प्यारा भारत देश बन गया है, जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया है, वो भी कैसे? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, और सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में चौथा देश बना है चांद पर। आगे बात करते हैं इसके बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। तो साथियों अभी हम बात कर लेते हैं कि जो चंद्रयान 3 था, इसको जो उतरने का यानी लैंडिंग करने का एरिया बनाया गया था, निर्धारित किया गया था, कितना था? तो साथियों चंद्रयान 3 के लैंडिंग का जो क्षेत्र था 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर था। ठीक है, कितना था? 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर था, जो कि अगर हम देखें तो चंद्रयान 2 के लैंडिंग क्षेत्र से लगभग 40 गुना क्या था? बड़ा था साथियों। यानी जितने में निर्धारित किया गया था कि चंद्रयान 2 लैंडिंग करेगा, उससे 40 गुना बड़ा एरिया डिसाइड किया गया चंद्रयान 3 को उतरने के लिए। देखिए साथियों,
चंद्रयान 2 की असफलता के बाद बहुत सारा सीख लिया गया, इसरो ने बहुत सारी सीख ली और उसी के साथ इसरो ने चंद्रयान 3 को और भी मजबूत बनाया ताकि ये क्रैश न होने पाए। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होता है, लैंडिंग गड़बड़ लैंडिंग होता है, ठीक से लैंडिंग नहीं होता है, तो उसका जो पैर था जिसके माध्यम से वह उतरने वाला था वो टूटे नहीं, उसको और मजबूत बनाया चंद्रयान 2 के मुकाबले। ठीक है जी हाँ, यहाँ पे हमने चित्र लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो एरिया है रेड वाला, ठीक है, ये कितना है 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर, यानी यह जो क्षेत्र है चांद को, ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था उसका जो लैंडर था उसको यहाँ पे लैंड करना है। ठीक है, यानी फिर लैंड करना है ना, लैंड करना था, अभी लैंड कर चुका है। ठीक है जी हाँ साथियों, अगर हम आगे बात करें तो जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा जो फोटोज ली गई थी उसको क्या किया गया था, चंद्रयान 3 के अंदर फीड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, फीड कर दिया गया था, जिससे कि चंद्रयान 3 लैंडिंग की जगह को सही से डिसाइड कर सके। यानी कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था साथियों, उसके द्वारा कुछ फोटोज लिए गए थे, जैसा कि हमने बताया कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा जो फोटोज लिए गए थे उसको चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा, ठीक है, चंद्रयान 3 के अंदर फीड कर दिया गया, जिससे कि यह क्या करे, अपने लैंडिंग की सही जगह को डिसाइड कर सके। और डिसाइड करते वक्त जो चंद्रयान 3 था चंद्रयान 2 की तरह क्या कर रहा था, स्कैन कर रहा था कि हमको लैंड कहाँ करना। ठीक है, स्कैनिंग के साथ जैसा कि यहाँ पे हमने चित्र लगाया हुआ है, स्कैन करते हुए उतरना था, यानी कि जरा सा भी गलती न हो, जरा सा भी भूल चूक ना होना चाहिए। ठीक है जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, जो चंद्रयान 3 था, हमने आपको बताया कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद पर क्या करता है, सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है। और जब सॉफ्ट लैंडिंग करता है, देखिए सॉफ्ट लैंडिंग करते समय का ये चित्र है दोनों। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जब कुछ इस प्रकार से होता है और जब ऐसे सीधे होता है, और चांद पर उतरने से कुछ ही मीटर के ऊपर की दूरी को हमने यहाँ पे चित्र लगाया हुआ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। तो जब चांद उतर जाता है 23 अगस्त की शाम 6:04 पर, तब यह वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए इसके पास, किसके पास, चंद्रयान 3 के पास केवल एक लूनार डे, क्या, एक लूनार डे का समय मिलता है, यानी कि समय बचेगा। अब साथियों बात करते हैं लूनार डे। ये क्या होता है लूनर डे, है ना, क्या होता है? तो साथियों जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि एक लूनर डे इज इक्वल टू 29 अर्थ डे, यानी कि चांद का एक लूनार डे पृथ्वी की 29 दिन के बराबर होता है लगभग, है ना, यानी कि लगभग पृथ्वी का जो 29 दिन है लगभग वह एक लूनार डे के बराबर होता है। यानी जिस दिन चांद लैंड कर रहा है उसके बाद से हमारे चंद्रमा को, यानी चंद्रयान 3 को, चंद्रमा को नहीं, चंद्रयान 3 को 14 दिन का समय मिलेगा वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए, खोज करने के लिए। ठीक है, 14 दिन का समय मिलेगा। यहाँ हमने लिखा भी है, अर्थात चंद्रयान 3 के पास केवल 14 दिन का समय है। ठीक है, किसके लिए, वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 29 दिन का दिन है तो उसमें रात भी तो होगा, दिन और रात दोनों ही होगा ना। जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे को हम लोग क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं, इसमें 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। ठीक उसी प्रकार से एक लूनार डे में भले 29 दिन होते हैं, लेकिन इसमें 14 दिन का क्या होता है, दिन, और 14 दिन का रात होता है। तो ये हमारा जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है और रोवर जो प्रज्ञान है, ये केवल दिन में ही काम करेंगे, रात में नहीं। और रात में ही क्यों मतलब रात में क्यों काम नहीं कर पाएंगे उसको भी हम समझाते हैं और बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 दिन बाद साथियों क्या हो जाएगा, चांद 14 दिन बाद रात हो जाएगी और चांद पर तब लैंडर व रोवर लूनार की सतह में, यानी कि लूनार की रात में कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा। यानी कि चांद की सतह पर जब रात हो जाता है तो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, जिसके माध्यम से हमारा विक्रम और जो रोवर है वह काम करने के लिए सक्षम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब चांद पर रात होती है तो तापमान कितना हो जाता है, लगभग -232 डिग्री तक हो जाती है। कितना, -232 डिग्री तक हो जाती है। और आपको पता है 0 डिग्री जाता है, आप लोग पानी को ठंडा करते होंगे, बर्फ बन जाता है ना। तो सोचिए कि -232 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो क्या हाल होगा। ठीक है, इसीलिए कितना दिन का समय हमारे चंद्रयान 3 के पास, चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के पास, 14 दिन का। ठीक है,
इसरो चीफ द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर चंद्रयान 3 तय समय पर लैंड नहीं हो पाता है तो हम चंद्रयान 3 को चांद पर अगले महीने यानी कि 1 महीने बाद सितंबर में लैंड कराएंगे। देखिए उसमें इतना फ्यूल डाला गया था कि बाय द वे किसी वजह से या फिर किसी कारणवश चंद्रयान 3 लैंड नहीं हो पाता है सही से 23 अगस्त को, तो क्या किया जाएगा, 1 महीने बाद यानी सितंबर में लैंड कराया जाएगा। ठीक है साथियों, जी हाँ, तो चंद्रयान रहेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 में लगे लैंडर का नाम क्या था, विक्रम ही था। यानी कि एक बार फिर से जो लैंडर था चंद्रयान, जैसे चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक उसी प्रकार से चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका नाम क्या रखा गया, एक बार फिर से विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। ठीक है साथियों, जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें कि जो लैंडर था चंद्रयान 3 का उसका वजन कितना था, तो साथियों उसका वजन था 1750 किलो। कितना, 1750 किलो वजन, जरा सा सोचिए, हाँ 1750 किलो वजन था किसका, लैंडर का। और उसी के साथ साथ उसमें रोवर भी था, जिसमें यानी कि जो रोवर था उसका वजन कितना था, 26 किलो था साथियों। कितना था, 26 किलो था। ठीक है, यानी लैंडर का वजन 1750, रोवर का 26 किलो। साथियों ये जो चंद्रयान 3 है, अब हम थोड़ा सा इसकी आगे बात करेंगे कि जो चंद्रयान 3 है इसको भेजा किस लिए गया है ना। तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल लगे हैं। कितने, 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। एक को कहते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरे को रोवर मॉड्यूल, और तीसरे को लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपल्सन, रोवर और लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। आप लोगों ने रोवर का नाम सुना और लैंडर का नाम सुना, ये तो चंद्रयान 2 के दौरान भी सुने होंगे, हो सकता है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का भी नाम सुने हो, याद ना हो। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, रोवर मॉड्यूल क्या है, लैंडर मॉड्यूल क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जैसे ही, देखिए यहाँ देखिए, इसमें समझिए, यहाँ पर लिखे है ना प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, जैसे ये जो आपका लैंडर है और देखिए लैंडर वाला हिस्सा यहाँ पे ऊपर ये देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, इतने में क्या है आपका लैंडर रोवर है, और नीचे वाला जो हिस्सा है साथियों ये क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है। क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है। समझ पा रहे हैं। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल से जब ये अलग होता है, कौन, लैंडर मॉड्यूल अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लैंडर मॉड्यूल को अलग दिखाया गया है, और लैंडर मॉड्यूल में से देखिए ये रोवर निकल रहा है। क्या, रोवर, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ भी है। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, ये रोवर मॉड्यूल है। समझ पा रहे हैं आप, जी हाँ। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया तीनों मॉड्यूल, प्रोपल्सन, रोवर और लैंडर मॉड्यूल हो गया। आगे हम अगर बात करें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल के कार्य क्या है, यानी चंद्रयान 3 में जो प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा है वो क्या करेगा। ठीक है साथियों, तो चंद्रयान 3 को धरती की कक्षा से बाहर निकालेगा तथा चांद की ओर ले जाएगा ना, ले जा चुका है अब। ठीक है, यानी जो चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा था, ठीक है साथियों, उसका मुख्य कार्य क्या था कि चंद्रयान 3 को धरती की कक्षा से बाहर निकालना और चांद की ओर ले जाना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने चित्र लगाया हुआ है, समझिएगा चित्र को जरा सा। देखिए यहाँ पे था, जैसा कि मैंने बताया कि ये देखिए लैंडर वाला हिस्सा है, ध्यान देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये लैंडर वाला हिस्सा है और ये क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल की सहायता से ये जो लैंडर है साथ साथ जा रहा था। तो ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है लैंडर को धरती की कक्षा से बाहर लेके आया है, उसके बाद किधर धकेल रहा है, ये चांद की कक्षा में। ठीक है, अभी इसका मुख्य कार्य भी है, ध्यान रखिएगा, अभी इसको बारे में हम लोग आगे भी समझेंगे, समझिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ पाए आप। आगे बात करते हैं हम लोग कि जब चंद्रयान 3 चांद से कितना, 100 मीटर नहीं जी, 100 किलोमीटर रहेगा। कितना, 100 किलोमीटर। जब चंद्रयान 3 चांद से 100 किलोमीटर की रेडियस में आ जाएगा, यानी कि आ गया, ठीक है, तब चंद्रयान 3 को लैंडिंग के लिए सचेत करना। ठीक है, यानी ये जो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है इसका मुख्य कार्य क्या था, पहला कार्य था कि धरती की कक्षा से बाहर निकाल करके चांद की कक्षा में भेजना, और जब चांद के रेडियस में आ जाए, कितने रेडियस में, 100 किलोमीटर की रेडियस में आ जाए, तब लैंडर को सचेत कर देना कि भैया अब हम पहुंचने वाले हैं, जरा सा जाग जाइए, है ना, बिल्कुल। तो ये कार्य था। अभी आगे समझते, देखिए यहाँ हमने चित्र भी लगाया हुआ है कि अब क्या कर रहा है, लैंडिंग के लिए सचेत कर रहा है। ऐसे तो अभी घूम रहा था, ठीक है, जब 100 किलोमीटर की रेडियस में आया तब क्या करा, भैया तैयार हो जाओ, हम उतरने वाले, हम लैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल के कार्य हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल लगभग 6 महीने तक क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा, किसका, चांद का। ठीक है, अलग तो हो चुका है, लैंडर लैंड भी कर चुका है, लेकिन प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा, कितने समय तक, लगभग 6 महीने तक। ठीक है, चूंकि
चंद्रयान 2 का आर्बिटर कार्य कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 2 के आर्बिटर को ही काम में लाया जा रहा है। अतः चंद्रयान 3 में कोई भी आर्बिटर नहीं भेजा गया। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक, प्रोपल्सन मॉड्यूल में यहाँ वाई रहेगा साथियों। ठीक है, यहाँ वाई रहेगा, पोलैरिटी रहेगा। ठीक है, ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ठीक है, इस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जो क्या करेगा, जो स्पेस में छोटे मोटे एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। क्या करेगा, एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। कहाँ पे, स्पेस में, यानी 6 महीने तक ऐसे घूमता रहेगा, उसके साथ ही साथ क्या करता रहेगा, एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। किसकी मदद से, ये जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स लगा है ना, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं। ठीक है, इस पेलोड की मदद से क्या करेगा, एक्सोप्लैनेट की भी खोज करेगा। कौन, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, अब हम देखते हैं रोवर मॉड्यूल को कि रोवर मॉड्यूल क्या करेगा। साथियों, रोवर मॉड्यूल का नाम हम लोग जानते हैं क्या है, प्रज्ञान। तो ये जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट यानी कि 2 पेलोड लगे हुए हैं। ठीक है, कितने, 2, जिसमें से एक का नाम है लिप्स और दूसरे का नाम है एपी एक्सेस। लिप्स का जो फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह जो लिप्स है, ठीक है, देखिए 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं कहाँ पे, प्रज्ञान पर। तो जो लिप्स है यह क्या करेगा, यह चांद की मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि रासायनिक संरचना का क्या करेगा साथियों, एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। यह कौन करेगा, प्रज्ञान पर लगा हुआ लिप्स इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चांद की मिट्टी में केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक विश्लेषण करेगा, रासायनिक संरचना का विश्लेषण करेगा और पता करेगा कि कौन कौन सा उसमें मिनरल्स मौजूद है। और इसी के साथ ही प्रज्ञान पर लगा हुआ दूसरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग एपी एक्सेस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरेस स्पेक्ट्रोमीटर। अब यह क्या करेगा, तो यह चांद पर मौजूद पत्थरों का विश्लेषण करेगा। साथियों, चांद पर पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ भी मौजूद है। ठीक है, तो ये जो एपी एक्सेस है ये क्या करेगा, चांद पर मौजूद छोटे मोटे पत्थरों का भी क्या करेगा, विश्लेषण करेगा कि इसमें कौन से खनिज मौजूद हैं या फिर इसमें भी कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन मौजूद है। जैसे हमारे पृथ्वी पर ही देखें तो जो चट्टाने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का खनन होता है, उनसे कोयला निकाला जाता है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो उसका भी खोज कौन करेगा, एपी एक्सेस, जो कि किस पर लगा है, प्रज्ञान पर। ठीक है, यानी रोवर मॉड्यूल पर। अब हम लोग आगे बात करें विक्रम लैंडर मॉड्यूल पर। ठीक है, अब यह जो विक्रम लैंडर मॉड्यूल है, यानी कि जिसका नाम क्या है, विक्रम है, लैंडर का नाम, इस पर कितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इस पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहले का नाम अगर हम देखें तो पहले कहते हैं रामभा, है ना, रामभा। इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लेनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, यह क्या करेगा, यानी कि यह जो आपका रामभा है यह करेगा क्या, यह चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को लेजर बीम की मदद से पिघलाने की कोशिश करेगा और उससे निकलने वाली गैस का विश्लेषण करेगा। साथियों, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, अभी भी आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग एक कंपास आता जिसको हम लोग ड्राइंग बॉक्स कहते थे, उसमें एक लेंस की तरह इतना बड़ा आता था जिसको हम लोग लेकर के, है ना, जैसे कागज रख लेते थे, जलाने का प्रयत्न करते थे सूर्य की रोशनी से, है ना, जिसको मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा गर्म होता तो जलता भी था। ठीक उसी प्रकार से यह जो रामभा है, ठीक है, इसमें भी लेजर बीम है और यह लेजर बीम की मदद से क्या करेगा, चांद पर कुछ छोटे मोटे पत्थरों को क्या करेगा, पिघलाने की कोशिश करेगा और यदि पिघलता है तो उसमें से कुछ गैसेस जरूर निकलेंगे। ठीक है, तो जो गैस निकलेगा उसका भी पता करेगा कौन, रामभा। ठीक है, इसी के साथ जो दूसरा लगा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है, दूसरा जो पेलोड है उसका नाम है चेस्ट। ठीक है, यानी चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यह क्या करेगा, तो यह तापमान इत्यादि का विश्लेषण करेगा, कहाँ पे, चांद की सतह पर। यानी यह क्या करेगा, चांद की सतह पर तापमान इत्यादि का विश्लेषण करेगा। ठीक है, इसी के साथ जो तीसरा है इसका नाम है इल्सा। यह क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, यह क्या करेगा, यह चांद पर भूकंप को मापेगा। ठीक है, देखिए साथियों, अभी इसको भूकंप तो नहीं कहेंगे, चंद्रकंप कह लीजिए, क्योंकि
जैसे हमारा धरती है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी सही सही व्याख्या कौन करता है? तो भूकंप विज्ञान करता है। यानी भूकंप के माध्यम से हमारी धरती की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से जो इल्सा है, पहले तो यह पता करेगा कि चांद पर कितने भूकंप आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के आते हैं। उसी के साथ क्या करेगा, चांद की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने का प्रयत्न करेगा। यह कौन करेगा? इल्सा करेगा। और यह इल्सा जो इंस्ट्रूमेंट लगा है किस पर लगा है? लैंडर पर लगा है। अच्छा साथियों, एक बात तो बताना भूल ही गए, यानी कि देखिए जो लैंडर है इसके 4 पैर हैं, ठीक है, इसके 4 पैर है, यह खड़ा रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा, इसमें से रोवर निकलेगा, ठीक है, जैसे इस प्रकार से रोवर है तो इसमें पहिए लगे रहेंगे, रोवर आपका निकल के चारों तरफ घूमेगा, देखेगा, ठीक है, पता लगाएगा। तो जब रोवर अपना काम कर रहा होगा तो लैंडर क्या करेगा, लैंडर रोवर का चित्र लेगा, यानी कि फोटोज और वीडियोस लेंगे और इसरो को सेंड करेंगे, ठीक है। ये लैंडर का काम ये भी है, ठीक है ना। तो लैंडर पे 4 मॉड्यूल्स लगे थे, 4 पेलोड्स लगे थे जिसको हम इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ एक और, सॉरी 1 2 3 हुआ, भी चौथा ये है LRA, इसकी भी बात कर लेते हैं। LRA क्या है? तो LRA का मतलब है लेजर रिफ्लेक्टर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग गड़बड़ है, लेजर रिफ्लेक्टर एरे, ठीक है। इसका काम क्या है? पहली बात तो जानिए कि जो LRA दिया गया है, यह जो इंस्ट्रूमेंट है यह किसके द्वारा दिया गया है? नासा के द्वारा। यानी यह किसकी देन है? नासा की देन है। यह लेजर के जरिए धरती से सिग्नल क्या करेगा? बाउंस करेगा, सिग्नल को बाउंस करेगा। देखिए जैसे कि हमारा जो चंद्रयान 2 था, कहाँ पे गिरा, कहाँ पे लैंड हुआ, कुछ अता पता नहीं चला। इसीलिए चंद्रयान 3 में LRA को भी लगाया गया, यानी नासा का ही मदद लिया गया। ये कहा गया कि भाई जो ये LRA है यह क्या करेगा, अगर बाय द वे जहाँ कहीं अगर क्रैश लैंडिंग भी करता, ठीक है, तो एग्जैक्ट स्थिति की पता चल जाती कि भैया जो लैंडर है वो कहाँ पे लैंड किया है। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, तो इसी के लिए क्या लगाया गया था? LRA। यहाँ हमने नीचे लिखा भी है कि इससे वैज्ञानिक यह पता कर पाते या फिर पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर एग्जैक्ट कहाँ पर लैंड किया है, ठीक है साथियों। और ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट की हमने बात किया, तो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं? पेलोड करते हैं, ठीक है साथियों। तो ये चंद्रयान यानी भारत का मून मिशन के बारे में कुछ जानकारियां थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे कि देखिए जो दुनिया है ना, पूरी की पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है किसके पीछे? चांद के पीछे। आखिरकार चांद पे ऐसा है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में एक वीडियो हम और लाएंगे, वो 2-4 दिन बाद आएगा, या फिर हो सकता है कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, तो उसको भी मिस मत करिएगा। वो बहुत ही इससे भी ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्टिंग वीडियो हो, ठीक है। लेकिन साथ ही उसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत का जो अगला मिशन है उस मिशन का नाम है आदित्य 11। क्या नाम है? आदित्य 11 नाम है। और यह सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जाएगा, जो कि चांद के पास जाने का कोशिश करे, सॉरी सूरज के पास, ठीक है, सूरज के पास जाने का प्रयत्न करेगा। तो आदित्य 11 के बारे में भी हम सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसके बारे में भी वीडियोस या फिर वीडियो जो है 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो हमारा बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, किसके लिए है? ये CUT के लिए। किसके लिए है? जो लोग CUT की तैयारी कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, उनके लिए बैच लाया गया है जिसका नाम है द श्योर सिलेक्शन बैच। क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। CUT 2024 की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए अगर आपको पहली बात तो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है आपको तो इस दिए गए नंबर पे 9651222407 पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। और यह रहा हमारा टीचिंग फैकल्टी जो कि बेहतरीन फैकल्टी है। अगर आपको बेहतर कहीं दिया जा रहा होगा तो यहाँ पर बेहतरीन दिया जाएगा, ठीक है। तो एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए और हम आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे और पहुँचाएंगे भी, ठीक है साथियों। तो आज का वीडियो कैसा रहा अपना विचार कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। और यदि पहली बार है CUT कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।